हेलो, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल BSSB HVAC ट्यूटोरियल्स में। आज जो हमारा टॉपिक है वो है रेफ्रिजरेंट। हम जो भी HVAC सिस्टम के अंदर रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं, जो भी हम साइकिल चलाते हैं, उसके अंदर एक केमिकल फ्लो होता है जिसका टेक्निकल नेम है रेफ्रिजरेंट। तो जो रेफ्रिजरेंट होता है वो क्या करता है, हीट को कैरी करने का काम करता है। ये जो मेजर कंपोनेंट्स लगे होते हैं हमारे वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल के अंदर या वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल के अंदर, उस मेजर कंपोनेंट के बीच रेफ्रिजरेंट फ्लो करता है, हीट को कैरी करने का काम करता है। ये इवेपोरेटर के साइड से जाके हीट को एक्सट्रैक्ट करता है एयर के कांटेक्ट में आके, और कंडेंसर के साइड में जाके हीट को रिजेक्ट करता है एटमॉस्फेयर। हम यहाँ पे जो रेफ्रिजरेंट यूज कर रहे हैं उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। एक अच्छे रेफ्रिजरेंट होने के लिए उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, क्योंकि रेफ्रिजरेंट हमारा वाटर भी है, एयर भी है, पर हम इन रेफ्रिजरेंट का यूज वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल के अंदर यूज नहीं करते। तो उसकी कुछ डिजायरेबल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। जैसे हम जो रेफ्रिजरेंट यूज कर रहे हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होना चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट कम होने का मतलब है कि हम जो रेफ्रिजरेंट यूज कर रहे हैं वो कम टेम्परेचर पे ही बॉयल हो, मतलब वेपर में कन्वर्ट हो। दूसरा पॉइंट है लो फ्रीजिंग पॉइंट। अगर रेफ्रिजरेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा तो वो अगर थोड़ा सा भी ठंडा हुआ तो फ्रीज हो जाएगा, बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट के बीच फ्लो नहीं कर पाएगा, जिससे हमारा हीट जो है वो कंडेंसर के साइड से रिजेक्ट नहीं हो पाएगा। थर्ड पॉइंट है हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। हम जो रेफ्रिजरेंट यूज कर रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा लेटेंट हीट को इवेपोरेटर के साइड से एब्जॉर्ब करके वेपर में कन्वर्ट होना चाहिए। तो जब रेफ्रिजरेंट का लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होगा तो वो ज्यादा से ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर पाएगा। फोर्थ पॉइंट है हमारा लो स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वेपर। हम जो रेफ्रिजरेंट यूज कर रहे हैं वो उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम कम होना चाहिए, मतलब जब वो रेफ्रिजरेंट वेपर में कन्वर्ट हो हीट को गेन करके तो वो स्पेसिफिक वॉल्यूम कम होगा, तो हमारा जो कंप्रेसर का साइज है वो हमारा छोटा होगा। हमारा रेफ्रिजरेंट केमिकली अस्टेबल होना चाहिए, मतलब वो किसी और गैस के साथ रिएक्टिव नहीं होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, जहरीला नहीं होना चाहिए, नॉट फ्लेमेबल होना चाहिए। उस गैस के कारण, उस केमिकल के कारण, उस रेफ्रिजरेंट के कारण आग नहीं लगनी चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट लो कॉस्ट होना चाहिए। क्योंकि अगर ये सारी प्रॉपर्टी आपकी अच्छी है पर वो जो रेफ्रिजरेंट है वो कॉस्टिंग उसकी हाई है, वो या फिर इजी अवेलेबल नहीं है मार्केट में, तो फिर इन प्रॉपर्टीज का कोई फायदा नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि वो लो कॉस्ट भी होना चाहिए या मार्केट में इजी अवेलेबल भी होना चाहिए। अगर मैं बात करूं रेफ्रिजरेंट की, तो रेफ्रिजरेंट दो तरह के होते हैं। पहला रेफ्रिजरेंट है हमारा प्राइमरी रेफ्रिजरेंट। प्राइमरी रेफ्रिजरेंट हम उसको बोलते हैं जो रेफ्रिजरेंट डायरेक्ट रेफ्रिजरेशन साइकिल के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। कुछ रेफ्रिजरेंट्स ऐसे हैं जो डायरेक्ट रेफ्रिजरेशन साइकिल के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो रेफ्रिजरेंट जो डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर सकते हैं उन रेफ्रिजरेंट को हम प्राइमरी रेफ्रिजरेंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल R22, R32, R410A या R134A, ये रेफ्रिजरेंट ऐसे हैं जो डायरेक्ट रेफ्रिजरेशन साइकिल में पार्टिसिपेट करते हैं। पर कुछ ऐसे भी रेफ्रिजरेंट हैं जो डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करते, उन रेफ्रिजरेंट को हम सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट बोलते हैं। तो सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट वो रेफ्रिजरेंट होते हैं जो पहले प्राइमरी रेफ्रिजरेंट के द्वारा ठंडे किए जाते हैं, कूल किए जाते हैं, और देन कूलिंग पर्पस से यूज किए जाते हैं। उस तरह के रेफ्रिजरेंट को हम सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट बोलते हैं। एज ए सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट हम वाटर, एयर या फिर ब्राइन सॉल्यूशन का यूज करते हैं। ब्राइन सॉल्यूशन जो होता है वो H2O प्लस ग्लाइकोल का मिक्सचर होता है। H2O प्लस ग्लाइकोल, इसके मिक्सचर को हम बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। तो जितने भी आप सेंट्रलाइज एसी देखते हैं, जहां पे आप देखते होंगे कि चिलर से AHU के बीच
जो वाटर फ्लो हो रहा है वो एक्चुअली में ब्राइन सॉल्यूशन होता है, इसी को हम एज ए सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं। तो जो रेफ्रिजरेंट है उसका हम डेजिग्नेशन कैसे करें, उसका नाम हम कैसे लिखें, तो जो रेफ्रिजरेंट होता है उसको जनरली इंटरनेशनली हम डेजिग्नेट करते हैं आर से, और उसके बाद एक सर्टेन नंबर लिख दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपने देखा कि हम कुछ जो रेफ्रिजरेंट नाम लिख रहे थे वो हम लिख रहे थे R22। अब यहाँ पे आर जो है वो रेफ्रिजरेंट को डिनोट कर रहा है, रेफ्रिजरेंट के नेम को डिनोट कर रहा है, और ये जो सर्टेन नंबर है ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को डिनोट करता है। आप जो भी रेफ्रिजरेंट लिखते हैं सबसे पहले आप आर लिखते हैं जो कि रेफ्रिजरेंट को डिनोट करता है, देन एक सर्टेन नंबर लिख दिया जाता है, और इसी तरीके से हम रेफ्रिजरेंट को डेजिग्नेट करते हैं। उसके बाद हम ये जानेंगे कि केमिकल फॉर्मूला क्या होता है किसी भी रेफ्रिजरेंट का। हम किसी भी रेफ्रिजरेंट को किस तरह से उसका केमिकल फॉर्मूला हम लिख पाएंगे। देखिए जो भी रेफ्रिजरेंट होता है, अगर मैं रेफ्रिजरेंट का केमिकल फॉर्मूला की बात करूं तो जो रेफ्रिजरेंट होता है उसको मैं जनरली दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। एक रेफ्रिजरेंट जो होता है उसको हम बोलेंगे ऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट, ऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट, और दूसरा जो रेफ्रिजरेंट होगा उसको हम बोलेंगे इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट। अगर मैं कुछ एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊं तो आप सोचिए खुद, अगर मैं कोई नाम लिख रहा हूं जैसे मैंने लिखा अमोनिया, ये ऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट है या इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट? देखिए जनरली ऑर्गेनिक का मतलब होता है कार्बनिक और इनऑर्गेनिक का मतलब होता है अकार्बनिक। तो जितने भी रेफ्रिजरेंट जिनमें ऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट हम उनको बोलेंगे जिनमें कार्बन मौजूद है। अभी सिंपल सा हम ये समझेंगे कि जिसमें कार्बन मौजूद है उसको हम ऑर्गेनिक बोलेंगे, और जिसमें कार्बन मौजूद नहीं है, जिसके केमिकल फॉर्मूला में कार्बन मौजूद नहीं है, उसको हम इनऑर्गेनिक बोलेंगे। तो यहाँ पे जो अमोनिया है वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है, तो ये जो रेफ्रिजरेंट आपका है वो इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट। इसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूं कि H2O, H2O रेफ्रिजरेंट जो है वो ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है, तो ये जो H2O है, H2O ऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट, इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट। अगर मैं बात करूं SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, तो देखिए ऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट है क्योंकि इसमें भी कार्बन मौजूद नहीं है। अगर मैं बात करूं CHF2Cl, आप देखिए ये जो आपका केमिकल फॉर्मूला लिखा गया है इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है और क्लोरीन है, तो यहाँ पे कार्बन मौजूद है, तो आप सीधे इसको बोल सकते हैं ऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट। अगर मैं बात करूं CO2, अब देखिए इसमें तो कार्बन है पर ये जो रेफ्रिजरेंट है वो इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट है। अभी तक हम यही पढ़ते आ रहे थे कि जिसमें कार्बन मौजूद होगा वो ऑर्गेनिक होगा, और जिसमें कार्बन मौजूद नहीं होगा वो इनऑर्गेनिक होगा, पर कार्बन डाइऑक्साइड में तो कार्बन मौजूद है। इसका छोटा सा मैं आपको बताता हूँ मेथड। जितने भी ऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट होते हैं वो चार तरीके के होते हैं, तभी आप उनको ऑर्गेनिक बोलेंगे। पहला होता है CFC, CFC का मतलब है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। दूसरा होता है HCFC, HCFC का मतलब होता है हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। थर्ड होता है आपका HFC, HFC का मतलब होता है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। और चौथा जो होता है आपका वो होता है HC, HC का मतलब होता है हाइड्रोकार्बन। जब इन चारों में से अगर कोई केमिकल फॉर्मूला में आता है, या तो वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होगा, या हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन होगा, या हाइड्रोफ्लोरोकार्बन होगा, या हाइड्रोकार्बन होगा, तभी आप ऑर्गेनिक बोलेंगे। अगर इन चारों में से कोई नहीं है तो वो सीधे इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट के अंदर आएगा। जैसे ये तीन जो रेफ्रिजरेंट आपने लिखे ऊपर वाले, इसमें अमोनिया, वाटर या
सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ये तीनों ही ये चारों में से कोई नहीं थे, इसलिए हमने इसको इनऑर्गेनिक बोला। पर ये जो चौथा रेफ्रिजरेंट लिखा गया है CHF2Cl, ये ऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट है क्योंकि ये हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है। और चौथा जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड लिखा, ये भी इन चारों में से कोई नहीं है, इसलिए इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट है। अगर कोई केमिकल फॉर्मूला के फॉर्म में अगर आपसे बात करता है, तो अब आप बड़े आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा रेफ्रिजरेंट ऑर्गेनिक है या कौन सा रेफ्रिजरेंट इनऑर्गेनिक है। पर अगर कोई मान लीजिए रेफ्रिजरेंट के डेजिग्नेशन के फॉर्म में लिखता है, जैसे कोई लिख देता R22 या फिर कोई लिख देता R32 या फिर कोई लिख देता R717, तो क्या हम बता पाएंगे कि अभी वो रेफ्रिजरेंट ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है? ऐसे नहीं पता चलेगा। पर अगर मैं आपको ये बोलूं कि जितने भी इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट होते हैं उनका नेम R-7 प्लस मोलिकुलर वेट लिखा होता है, मतलब जो भी इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट होंगे उनका नेम R- लिखा होगा, देन उनका नेम 7 से स्टार्ट होगा, प्लस उसके पीछे उसका मोलिकुलर वेट लिखा होगा। अब देखिए, जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया था R717, इस रेफ्रिजरेंट में अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो R7 से स्टार्ट हुआ है, प्लस 17 एक्चुअली मोलिकुलर वेट होता है, किसका होता है? अमोनिया का। एक्चुअली में R717 अमोनिया ही है। अमोनिया में नाइट्रोजन का मोलिकुलर वेट होता है 17 और हाइड्रोजन का मोलिकुलर वेट होता है 1, पर 3 हाइड्रोजन है तो इंटू 3 करेंगे, इसको आप प्लस करेंगे, सॉरी ये 14 होता है और ये 3 होता है, इसको आप ऐड करेंगे, ये टोटल आपका वेट आएगा 17। इसीलिए R717 जो है वो अमोनिया है। अगर मैं बात करूं वाटर का, तो वाटर का कितना हो जाएगा? R718। ऑक्सीजन का मोलिकुलर वेट होता है 16 और हाइड्रोजन का मोलिकुलर वेट होता है 2, 16 प्लस 2 करेंगे तो 18। मतलब जो भी इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट होगा उसका जो रेफ्रिजरेंट का नाम होगा वो R- और 7 से स्टार्ट होगा, फिर मोलिकुलर वेट लिखा होगा। तो हम इस तरीके से पकड़ पाएंगे कि कौन सा रेफ्रिजरेंट ऑर्गेनिक है और कौन सा रेफ्रिजरेंट इनऑर्गेनिक है। जो ऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट होता है, अगर मैं ऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट की बात करूं, तो जो भी ऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट होते हैं ये भी दो तरीके के होते हैं। एक रेफ्रिजरेंट होता है सैचुरेटेड और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। जो सैचुरेटेड रेफ्रिजरेंट होता है उसका इक्वेशन जो होता है वो होता है R-M-1 N+1 P और N+P+Q इज इक्वल टू 2M+2। और जो अनसैचुरेटेड रेफ्रिजरेंट होता है उसका इक्वेशन होता है R-1 M-1 N+1 P और N+P+Q इज इक्वल टू 2M। यहाँ पे जो सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड का जो हमने इक्वेशन लिखा है, इसके द्वारा हम M, N और PQ का वैल्यू निकालते हैं और ऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट का जो डेजिग्नेशन होता है, जो केमिकल फॉर्मूला हम लिखते हैं, उसका जो डेजिग्नेशन होता है ऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट का, डेजिग्नेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट जो होता है वो होता है CM। रेफ्रिजरेंट डेजिग्नेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट की अगर मैं बात करूं तो वो होता है CmHnFpClQ। तो ये जो इक्वेशन है जहां से हम MnPQ का वैल्यू निकालते हैं, जब हम इसमें इक्वेशन में डाल देंगे तो वो उसका केमिकल फॉर्मूला बन जाएगा। तो आपको पहले ये ध्यान रखना होगा कि सैचुरेटेड का फॉर्मूला क्या होता है और अनसैचुरेटेड का फॉर्मूला होता है। पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड रेफ्रिजरेंट का मतलब क्या है।
एटम्स के बीच जो है वो आपका सिंगल बॉन्ड आता है, और अनसैचुरेटेड रेफ्रिजरेंट जो होते हैं उनके बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आता है। जो सैचुरेटेड रेफ्रिजरेंट होते हैं इसका हिंदी में मतलब होता है संतृप्त, और अनसैचुरेटेड का मतलब होता है असंतृप्त। मतलब जो ऑर्गेनिक में सैचुरेटेड रेफ्रिजरेंट होते हैं वो किसी भी गैस के साथ रिएक्शन नहीं करते, पर जो अनसैचुरेटेड रेफ्रिजरेंट होते हैं वो रिएक्शन कर सकते हैं। तो अगर मैं एज ए एग्जाम्पल आपको बोलूं कि आप मुझे R22 का केमिकल नेम लिख के बताइए, तो R22 जो है ये एक ऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट है, और ऑर्गेनिक में भी ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है उसको पकड़ने के लिए हम क्या करते हैं कि R डैश के बाद देखिए यहाँ पे कितने टर्म लिखे हैं, 2, और R डैश के बाद यहाँ पे जो टर्म लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 3, 1, 2 और 3, और यहाँ पे R डैश के बाद 4 टर्म लिखे हुए हैं, और इसमें 4 टर्म के साथ जो पहला टर्म होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, पर यहाँ पे R22 में 2 ही टर्म है, तो इसको हम क्या करते हैं एक जीरो आगे लगा के इसको 3 टर्म बना देते हैं। अगर आप एक और जीरो लगा के अगर इसको 4 बनाना चाहते हैं तो एक जीरो लगा के 4 टर्म तो बन जाएगा, पर पहला इसका जो है 1 नहीं आएगा, क्योंकि हम जैसे ही 1 लगाएंगे तो इसका नेम चेंज हो जाएगा। तो एक्चुअली ये जो R22 है वो भी एक सैचुरेटेड ऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट है। अब हम क्या करते हैं इसके टर्म को इससे कंपेरिजन करेंगे। तो यहाँ देखिए R लिखा हुआ है, यहाँ भी R है, यहाँ पे आपका डैश लगा हुआ है, यहाँ डैश लगा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ M-1, तो आप क्या करेंगे इसको लिखेंगे M-1 और इसको इक्वल करेंगे 0 से। देन यहाँ पे लिखा हुआ है N+1, तो आप यहाँ पे N+1 लिख दीजिए, और N+1 के जगह पे क्या लिखा हुआ है 2। देन यहाँ पे लिखा हुआ है आपका P थर्ड टर्म, तो यहाँ पे आप लिखेंगे P, और P इज इक्वल टू लिखा हुआ है 2। आप जब इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो m की जो वैल्यू आएगी आपकी वो आएगी 1, n की वैल्यू जो आप निकालेंगे वो आएगा 1, और p का जो आप वैल्यू निकालेंगे वो आपका आएगा 2। यहाँ पे देखिए आपका m, n और p का वैल्यू आ चुका है, तो जो दूसरा इक्वेशन है, जो इक्वेशन है n प्लस p प्लस q इज इक्वल टू 2m+2, जब आप इस पे सोल्व करेंगे तो यहाँ से आपको q का वैल्यू निकल जाएगा। n का वैल्यू हमने निकाला है 1, p का वैल्यू हमने निकाला है 2, q का वैल्यू हमें निकालना है इज इक्वल टू 2 इंटू 1+2। तो यहाँ से आप देखेंगे कि आपका q का जो वैल्यू है वो आ गया आपका 1। अब हमारे पास m का भी वैल्यू है, n का भी वैल्यू है, p का भी वैल्यू है और q का वैल्यू है। तो R22 का जो केमिकल नेम होता है वो होता है C, m का वैल्यू 1 है, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, H P2 C, m के जगह पे हमने 1 रख दिया, H n के जगह पे हमने 1 रख दिया, F P के जगह पे वैल्यू 2 है तो हमने 2 रख दिया, और Cl Q के जगह पे 1 है। तो हमारा जो R22 का केमिकल नेम हो गया वो हो गया आपका CHF2Cl। इसको हम पढ़ेंगे मोनोक्लोरो डायाफ्लोरो मीथेन। एक कार्बन होता है तो हम मिथ लगाते हैं, और कार्बन के साथ 4 एटम हैं जो कि सिंगल बॉन्ड्स के साथ आपस में जुड़ेंगे, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन और एक फ्लोरीन। कार्बन हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, तो ये चारों एटम्स के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा, तो इसको हम बोलेंगे क्लोरो, मोनोक्लोरो डायाफ्लोरो मीथेन। तो आप किसी भी जो आपका रेफ्रिजरेंट है उसका आप केमिकल नेम इसी तरीके से लिख सकते हैं। कुछ रेफ्रिजरेंट्स ऐसे होते हैं जो हाइब्रिड होते हैं। हाइब्रिड का मतलब है कि कुछ रेफ्रिजरेंट 2 या 2 से अधिक रेफ्रिजरेंट को मिक्स करा के बनाए जाते हैं, उनको जियोट्रॉपिक या एजियोट्रॉपिक रेफ्रिजरेंट बोलते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।